We all love to complain about quota, and we all have our own opinions, and we are entitled to those opinions. But in today's conversation, we are joined by Mr. NV Sir, Nitin Vijayji, who's the CEO of Motion, a very popular coaching institute in Kota. With him, we'll talk about the future of the Kota education space. We'll talk about all the issues with the industry today, and we'll talk about how Motion is trying to fix and create Kota's new future. I think this conversation is very interesting for anyone who's interested in education or the edtech space. Watch till the end and stay tuned. Welcome, sir. Welcome to the campus today. Thank you. Or, there are a lot of things that we can start with, but we'll start with something very general. What is your 1 minute, 2 minute take on where the education system is today in India as compared to the rest of the world? It's a general starting question. शायद हम कहीं बीच में आते हैं अभी, अगर देशी शिक्षा पे विचार करा जाए तो कई अच्छे डेवलप्ड कंट्रीज से हम थोड़ा पीछे हैं। उनके अपने चैलेंजेस हैं, हमारे अलग चैलेंजेस हैं, और बहुत सारे देशों से हम बहुत आगे भी हैं। बेस्ट पार्ट ये है कि हमारे जो बच्चे होते हैं देश के, कई स्टेट्स के, यूपी, बिहार, अलग अलग जगह जो स्टेट्स के बच्चे हैं बहुत कर्मठ होते हैं। वो जानते हैं कि ज्ञान का क्या महत्व है। द बेस्ट पार्ट जो मुझे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दिखाई देता है, स्पेशली क्योंकि इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बच्चा ही बनाता है, तो जो बच्चे में खास बात दिखाई देती है कि हमारे यहाँ के बच्चे बहुत संघर्षशील होते हैं। ये सब देशों में नहीं पाया जाता, स्पेशली इन डेवलप्ड नेशंस। तो हम उस ज्ञान के महत्व को समझते ही हमें यूनिक बनाता है। अगर हम उनको ढंग से एम्पावर कर पाए, ये तो बच्चे की स्ट्रेंथ होगी। सिस्टम की स्ट्रेंथ या वीकनेस बताइए। सिस्टम की स्ट्रेंथ यहीं से आती है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो व्यापारिक दृष्टिकोण से बोलते तो बहुत बड़ा मार्केट है। बहुत बड़ा मार्केट होता है तो बहुत लोग उसमें जंप करते हैं। जंप करते हैं तो बहुत सारे इनोवेशन होते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है। हालांकि थोड़ा सी मैं बोलूँगा कि जितनी डेवलपमेंट या इनोवेशन होनी चाहिए थी शिक्षा में, जो शायद टेक्नोलॉजी में, डिजिटल वर्ल्ड में हुई है, वो शिक्षा में नहीं हुई है। और ये मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। जैसे अगर मैं आपसे बात बोलूँ तो हम करीब 750-800 करोड़ लोग हैं दुनिया में। 140 करोड़ लोग हम हैं उसमें से। इन 700-800 करोड़ लोगों में बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है कि हम जो सोचते हैं, जैसे हमारी विचारधारा है, वैसे ही हमारी सोशल मीडिया डाइवर्सिटी है, पर वैसे शिक्षा में नहीं है। मुझे लगता है वो अचीव करा जा सकता है बहुत आसानी से। अब ये कह रहे हो कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वही वहाँ पढ़ाया जा रहा है, चाहे नीड्स लोगों की डिफरेंट हो। करेक्ट। पर मेरे को लगता है कि उस पर कस्टमाइजेशन पे बहुत काम होना चाहिए। तो पहले ये बताइए कि सबसे बड़ी एजुकेशन में प्रॉब्लम क्या नजर आती है आपको? आप कोटा में हैं, कोटा इज नोन एज सॉर्ट ऑफ द एजुकेशन हब ऑफ इंडिया। तो आपके दृष्टिकोण से सबसे बड़ा इशू क्या है एजुकेशन में आज के दिन? मतलब मुझे लगता है कि इशू नहीं है, हमने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं। मुझे जो लगता है कि ये मैं खुद इससे बहुत प्रभावित हुआ जब मैंने इसको समझा अच्छे से। 5000 वर्ष पूर्व अगर अपन जाएं तो जब हम बातें पढ़ते हैं, हम माइथोलॉजिकल बातें करते हैं, तो हमें एक बात समझ में आती है कि हमारे देश में या सभी जगह, स्पेशली हमारे देश में, गुरुकुल परिपाटी की थी। पर शिक्षा सबका अधिकार नहीं था उस समय। तो राजा का बच्चा है, मंत्री का बच्चा है, बड़े बड़े जिम्मेदारों के बच्चे हैं, वो लोग आते थे गुरुकुल में, और जो गुरु होता था वो जानता था कि इन राजा का बच्चा है, इसको बाद में क्या कर्तव्य निर्वाह करना है। बेसिकली आप समझिए मैपिंग हो रखी होती थी कि इसको क्या करना है। या गुरुकुल के शुरुआती दौर में पता होता था कि राजा का बच्चा है, राजा ही बनेगा, या राजा के 5 बच्चे, इनमें से एक धनुर्धर बनेगा, एक गदा युद्ध में जाएगा, एक चाणक्य नीति में करेगा, व्हाटएवर इट इज। उनका वो पाथ डिफाइंड, उनको पता था अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। गुरु, आप अगर बहुत ध्यान से उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, गुरु पहले 1 वर्ष में जज करता था, फिर राजा को बताता था कि आपका ये पुत्र इस योग्य है। वो उसको 1 to 1 जानता था, बिल्कुल 1 to 1 मैपिंग थी, 1 to many नहीं थी। तो वो जानता था कि अच्छा इसको ये करना है। ये बहुत सही, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये कस्टमाइज था, एकदम पर्सनलाइज्ड। हाँ बिल्कुल पर्सनलाइज था कि अच्छा इस बच्चे को गदा युद्ध के लिए तैयार करना है, इसको इसके लिए तैयार करना है, इसके लिए रणनीति के लिए करना है, मंत्री का बेटा है तो इधर जाएगा, या हो सकता है कि ये लैंड के सेक्शन में जाए, उस हिसाब से उसका कोर्स डिजाइन होता था हर एक बच्चे के लिए। सही बताएं तो ये कस्टमाइजेशन था। समय बदला, आज से 200-300 साल पहले हमें महसूस हुआ कि यार शिक्षा तो सबका समान अधिकार होना चाहिए, किसी की, अपने शब्दों में बोले तो बपौती तो नहीं है, ये सबके लिए होना चाहिए। तो हमें समझ में आया इसको स्केलेबल, अफोर्डेबल बनाना पड़ेगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो 1820 के आसपास हम पहली बार ये बोर्ड सिस्टम लाए थे, ब्लैक बोर्ड। 1820, हाँ, उससे पहले कुछ नहीं था। आप मानेंगे नहीं, जैसे आज की तारीख में टीचर्स कई बार रजिस्ट करते हैं तो मैं उनको एक कहानी भी सुनाता हूँ कि आज आप मान लीजिए डिजिटल पैनल्स आ रहे हैं या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जो पुराने ट्रेडिशनल टीचर्स होते हैं वो उसे कई बार एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि 1820 में जब बोर्ड्स आए थे तब भी नहीं करा था, पर आप सोच के देखिए आज की तारीख में क्या हम बिना डिजिटल बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जो शिक्षा का को देती हो, क्या उसे महसूस कर सकते हैं? नहीं। पर जब ये आया था तो इसका रेजिस्टेंस हुआ था। तो उस समय
ये सोचा गया कि कैसे बच्चों को स्केलेबल और अफोर्डेबल मॉडल में पढ़ाया जाए। तो पहले सोचा गया कि उनको सेग्रीगेशन कैसे करा जाए। सेग्रीगेशन में पहले धर्म के आधार पे करा गया, स्किल के आधार पे करा गया। फाइनली वी सेटल्ड इनटू बेसिकली डेट ऑफ बर्थ सिस्टम, जिसे आज हम क्लास सिस्टम बोल रहे हैं। आप और हम सब उसी के प्रोडक्ट हैं। करेक्ट। Right. 91 born हो तो 11th में, 92 born तो 12th में। हम तो बेसिकली दिस इज ये कोई आज ये 200 साल पहले बिल्ट हुआ था। तो हमने गुरुकुल में सब डिफरेंट एज के लोग पढ़ते डिफरेंट एज करते, स्किल्स की बेस पे पढ़ा करते थे। बट इसको स्केलेबल और अफोर्डेबल करने के लिए करना जरूरी था, जो हम अचीव कर पाए। बट जो गुरुकुल परिपाटी में कस्टमाइजेशन था वो हम वो छोड़ दिया हमने। हाँ। तो स्केलेबल अफोर्डेबल तो हम कर पाए। वन साइज फिट्स ऑल, वन टू मेनी। करेक्ट, वन टू मेनी प्रोडक्ट पे आ गए, वन साइज फिट्स ऑल पे हम चले गए। बट ये थोड़ा ये नुकसान हुआ। इसको अचीव करना बेसिकली मेरे जीवन का एक, आप ऐसा मान सकते हैं कि लक्ष्य है। मेरा व्यक्तिगत मत ऐसा है कि एजुकेशन आज से 20-25 साल पहले ऐसे देखी जाती थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और एकेडमिक्स का कॉम्बिनेशन है। अब मुझे लगता है कि वो 3 चीज़ों का राइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स और टेक्नोलॉजी। और हम इसमें कस्टमाइजेशन ला सकते हैं। मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जिनको क्रिटिकल बीमारी है ना, उनको आईसीयू में एक ही साथ रखा जाता है, बड़े हॉस्पिटल्स में भी। Correct. 50 पेशेंट को, Correct. 40 पेशेंट को, राइट, प्रॉपर केयर में। पर सबका इलाज अलग हो रहा होता है। करेक्ट। शिक्षा में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। और वहाँ पे तो हर रोज कस्टमर चेंज हो रहा है। हाँ। यहाँ तो कस्टमर 1 साल तक सेम है, 4 साल तक सेम है। कितनी बढ़िया बात है। वहाँ तो रोज फिर भी उनका इलाज अलग है। हम 50 की क्लास में 100 की क्लास में क्यों ऐसा नहीं कर सकते? कर सकते हैं। हमने माइंडसेट नहीं लिया है। ये जो सिस्टम बन गया वो बना हुआ है। उनको कस्टमाइजेशन दिया जा सकता है, उनकी समस्या को समझकर उनको इलाज दिया जा सकता है, उनको कंटेंट दिया जा सकता है। जस्ट टू ऐड ऑन दिस, यदि आपको याद हो कि आपने 1820 की बात करी, हम थोड़ा और आगे चलते हैं 1860 में। जो मुझे समझ आई है कि दुनिया की पहले कॉलेजेस ये 1860-70 में आए हैं। करेक्ट। ईस्टर्न जर्मनी में, प्रशिया वाले एरिया में। एंड द रीजन फॉर देम टू कम वाज टू इंडोक्ट्रिनेट करेक्ट द पीपल, द मासेस, टू गेट इनटू द मिलिट्री। करेक्ट। And behave in a certain way and follow instructions and follow the orders of the leaders and the commanders. Correct. That was the reason we actually built this indoctrination system, not an education system. Correct. And धीरे-धीरे industrial revolution आई, तो वही जो military training institutes थे, वो industrial training चले गए, वो industrial training institutions बन गए, और वही धीरे-धीरे universities बन गए, colleges बन गए. Correct. That is how we evolved. That is how we have evolved. Correct. And that is why that system that we are currently part of. Correct. Is an indoctrination system and not a. करेक्ट। As you said, बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका कि यार हॉस्पिटल में तो सबको अलग बीमारी है, अलग ट्रीटमेंट है, हाँ। अलग अटेंशन है। और एक बच्चे को जो 4 साल तक एक उसको तो करिए कम से कम। मतलब आप देखोगे तो एग्जांपल बहुत अच्छा है। अच्छे हॉस्पिटल्स में देखिए अच्छे डॉक्टर्स हैं, कंपेयर इट विद गुड एजुकेटर्स। वहाँ मशीन्स हैं, विच इज अगेन टेक्नोलॉजी, राइट। डायग्नोस्टिक है। करेक्ट करेक्ट, डायग्नोस्टिक है, उसके टूल्स। MRI से आपको सब पता लग जाता है। एजुकेशन में हमें नहीं पता लगता कि बच्चे की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। वो थोड़ा टफ काम है क्योंकि उसकी मेंटल वीकनेसेस को समझना है, उसकी स्किल सेट को समझना है। स्किल्स प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बट हाँ, ये हम कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ वैसे इकोसिस्टम बनना चाहिए, एक टॉप क्लास हॉस्पिटल की तरह काम होना चाहिए एजुकेशन में, कि अच्छे एजुकेटर्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी टेक्नोलॉजी, ये बच्चे को वो ही स्किल सेट प्रोवाइड करेगी जिसमें वो अच्छा है या जो उसकी वीकनेसेस है। उसके लिए अच्छे से स्वॉट एनालिसिस वो कर सके, फिर उसी के हिसाब से उसका करिकुलम डिजाइन हो। जाहिर सी बात है, इसमें चैलेंज ये है कि क्योंकि इसे स्केलेबल रखना है तो अफोर्डेबल भी रखना है। बट मुझे लगता है इसको अफोर्डेबल रखने में, क्योंकि ये पॉसिबल है कि एक अच्छा एजुकेटर 2 बच्चों पे लगा दीजिए, 5 बच्चों पे लगा दीजिए, आज भी हो जाएगा। बट एक अच्छे एजुकेटर की, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, तो स्केलेबल नहीं कर पाओगे। नहीं, पर डॉक्टर की भी तो है जी। चलिए आप मैथमेटिक्स करें 1 सेकंड के लिए। हाँ बिल्कुल करते हैं, राइट। तो एक डॉक्टर की, मान लीजिए एक अच्छा डॉक्टर, उसकी 50 लाख रुपए की सैलरी है। वो साल में कितने पेशेंट देख लेता होगा? काफी देखता है। दिन में मैं लेके चलूं 20, 25, 30। हाँ करेक्ट 5-6 हज़ार देख लेता है। तो 5-6 हज़ार के करीब एक डॉक्टर देख रहा है। यदि एक हम यूनिवर्सिटी IIT पकड़ लें, या मास्टर्स यूनियन पकड़ लें, या मोशन पकड़ लें, तो हमारी जो स्टूडेंट टू टीचर रेशियो होती है वो 1:10 to 1:20 के बीच में रहती होगी। मेरा कैसे हमारे में ज्यादा होती है, थोड़ी ज्यादा होगी। चलो 1:25 लगा लो एवरेज आप। तो उसमें तो एक किसी को सिर्फ 25 बच्चे देखने हैं। पर एक्चुअली एंगेजमेंट टाइम इज थोड़ी सी एनालॉजी में डिफरेंस है। एंगेजमेंट टाइम इज रियली वेरी हाई। बिल्कुल। जब एक डॉक्टर, तो वो तो एक बेनिफिट है। हाँ बेनिफिट है, हम उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। वो तो मतलब एक डॉक्टर तो एक पेशेंट को 10 मिनट में ठीक कर सकता है। हाँ करेक्ट 2 घंटे में ठीक कर सकता है, 2 दिन में ठीक कर सकता है। यहाँ पे तो बच्चा हमारे पास 4 साल के लिए। हाँ पूरे साल रहता है, 8 महीने रहता है, 10 महीने रहता है। तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो शायद हमें सॉल्व करना पड़ेगा। और ये तो बड़ा सिंपल सोल्यूशन लगता है देखा जाए तो। नहीं, ऐसा इतना आसान है नहीं, क्योंकि कस्टमाइजेशन टेक्नोलॉजी प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एक सेकंड, टेक्नोलॉजी को भी निकाल दें। Why do we even need technology? यदि हमारे पास 1:25 की रेशियो है। नहीं, एजुकेटर सर उतना टाइम नहीं दे पाते हैं।
वो इसलिए नहीं दे सकते हैं, आप समझिए, वही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक बच्चे को कम से भी कम जब वो पढ़ने आता है जी, तो पढ़ने आता है तो कम से कम वो 5 से 6 घंटे रहता है एक जगह पे। तो आप उसके 6 घंटे का एंगेजमेंट टीचर से जोड़ोगे तो ये बहुत ज़्यादा आ जाएगा। ये प्रॉब्लम है जो हॉस्पिटल्स में से कब मैं एंगेजमेंट टाइम ऑफ अ पेशेंट एंड एंगेजमेंट टाइम ऑफ अ स्टूडेंट इन अ ऑर्गेनाइजेशन लाइक अस और लाइक योर्स इज वेरी हाई। नहीं, पर दैट इज वी आर अज्यूमिंग कि पढ़ाने का तरीका यही है कि बच्चे को 6 घंटे एक किसी टीचर की बात सुननी पड़ेगी। बहुत बढ़िया, यही वो जगह जहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि इसको कैसे कम करके उसको टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस के माध्यम से उसे कम करा जा सकता है और कस्टमाइज्ड ये इन्हीं पे काम करना है हमको। तो कुछ उदाहरण दीजिए कि मान लीजिए मुझे अकाउंटिंग पढ़नी है या मुझे हीट ट्रांसफर पढ़ना है, राइट। एक तो है कि मैं क्लासरूम में बैठूं और मैं टीचर की बात सुनूं 20 घंटा 25 घंटा जो भी वो क्लास की ड्यूरेशन है, और फिर उसके एंड में मेरे का एग्जाम होगा। यही आज के दिन तो यही सिस्टम चलता है। करेक्ट। तो यदि अपने को इसको कस्टमाइज तरीके से पढ़ाना हो तो इसका मुझे आप पाथवे बताइए थोड़ा। एक्चुअली हीट ट्रांसफर की थ्योरी गेन करना कोई बॉटलनेक नहीं है। यूट्यूब पे जाइए, फ्री में मिलेगा, बहुत अच्छे एजुकेटर्स। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि उसकी एप्लीकेशन करनी आपको आती नहीं आती। जब हम उसे अप्लाई करते हैं ज्ञान को, तब सबकी स्किल्स, IQ, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत अलग अलग, सब में प्रॉब्लम्स हैं। कोई पढ़ तो लेता है, थ्योरी भी समझ लेता है, प्रूफ कर सकता है, सवाल एक भी अटेम्प्ट नहीं कर सकता। कोई पढ़ तो लेता है, समझ भी लेता है, पर जब उस पर सवाल आता है तो सवाल भी समझ लेता है, पर उसे उस कॉन्सेप्ट को मैप नहीं कर पाता है। बहुत सारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट आ जाते हैं तो उन्हें मैप नहीं कर पाता है। कई लोगों की स्पीड धीरे होती है, कई लोग अप्लाई भी कर लेते हैं पर उनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये सेशन लंबा चला जाएगा, नहीं तो कम से कम ऐसे 10 पैरामीटर होते हैं जो मेजर प्रॉब्लम्स है बच्चों की। उन 10 पर अलग अलग आपको काम करना पड़ सकता है बच्चे के लिए। थ्योरी तो उसने पढ़ ली, इट इज लाइक ट्रीटिंग पेशेंट्स इन ICU, डिलीवरिंग ऑफ थ्योरी। अच्छा, आयरनी ये है कि इस मंच के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ, जो बच्चे सुन रहे हैं, जो भी सुन रहे हैं, पेरेंट्स भी सुन रहे हैं, उन्हें लगता है हम एक अच्छे एजुकेटर से पढ़ लिए, हमारी 80% पढ़ाई हो गई। ये 20% ही है। असली काम आपका है। जाहिर सी बात है, हम उसमें मदद करेंगे आपकी कि अच्छा, हम एक एजुकेटर के पास गए तो हमारे पास उसकी पूरी डायग्नोस शीट होनी चाहिए। ये मैनेजमेंट का काम है कि वो एजुकेटर के पास अगर भेजे, जैसे अच्छे डॉक्टर्स के पास हमारी रिपोर्ट लेके जाते हैं, हम वैसे सोचना चाहिए कि अच्छा, उसके पास रिपोर्ट लेके आई, सर ये कैलकुलेशन में मिस्टेक करता है, इस तरह के सवाल गलत करता है, सर ये स्पीड वाले सवाल गलत कर देता है, इसका एवरेज टाइम ज़्यादा है, इसका एवरेज टाइम कम है, ये सवाल तो सही करता है पर नॉर्मल बच्चे से एवरेज से टाइम ज़्यादा लेता है, सर इसकी वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की स्पीड धीरे है, इसकी वर्ड्स पर मिनट स्पीड तेज है, इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम, मतलब मल्टीपल पैरामीटर्स। तो वो मैपिंग जो है वो टेक्नोलॉजी और एजुकेटर दोनों मिलकर करते हैं। इन दोनों का सही समावेश होगा तो अपन रिपोर्ट सही जनरेट कर पाएंगे। तो एजुकेटर कुछ कस्टमाइज तरीके से सॉल्यूशन देगा ना। यदि उसके पास है ही क्लास जिसमें सब सेम दिख रहे हैं, उसको सब यूनिफॉर्म में आ गए। करेक्ट। हम बच्चे से कई बार आता है तो बच्चा बोलता है कि जैसे हम हमारे नोटेशन में साफ बोलते हैं कि कोई आके सवाल नहीं पूछेगा, सर मेरे नंबर नहीं आ रहे, क्या करें। ये वैसी वाली बात है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और बोले मैं बीमार हूँ, वो कैसे इलाज करेगा आपका? वो कर ही नहीं सकता। कुछ डिटेल तो बतानी पड़ेगी, कुछ डिटेल बतानी आपको बतानी पड़ेगी और एक मशीन बताएगी। इन दोनों का सही समावेश करके एजुकेटर का काम है कि वो सही सलाह दे अपने अनुभव के आधार पर। दैट इज हाउ वी डू इन हेल्थ केयर ऑल्सो, राइट। ये बिल्कुल सेम एनालॉजी अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो, पर ये करता नहीं है। बच्चा आगे बोलता है कि आपके पास भी बच्चा था, सर मेरी जॉब नहीं लगी। मान लीजिए आपके पास भी है, ठीक है, सर मेरी जॉब नहीं लगी। अब जॉब नहीं लगने के मल्टीपल रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं। आपके पास कोई ऐसी दवाई नहीं होगी कि आप उसको बोल देंगे अच्छा बेटा ये कर ले, तेरी जॉब लग जाएगी। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ, हमारे लिए शायद सिलेक्शन जो समस्या है, आपके लिए वो जॉब समस्या होगी। जी बिल्कुल, है ना। तो आपके पास आप कैसे उसको करोगे? भाई जॉब तुम्हारी क्यों नहीं लगी? कम्युनिकेशन स्किल्स वीक है, कि तुम अच्छे से आई टू आई कॉन्टैक्ट करके इंटरव्यू का पार्ट नहीं हो पाते हो, कि तुम रिटर्न में अटक जाते हो, उसकी भी तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, जो भी है व्हाटएवर इट इज, आपके लिए मल्टीपल कमियां हो सकती है, हमारे लिए वो अलग कमी है। तो मेरे हिसाब से उनको पहचानना और फिर से डायग्नोस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसी को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं जी। मुझे एक फीलिंग ऐसी आती है बार बार कि हम लोग जब भी एजुकेशन में कुछ भी चालू करते हैं, हम कॉलेज चालू करते हैं, इंस्टीट्यूट चालू करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले कंटेंट के पीछे भागते हैं कि बच्चे को कंटेंट सिखा दो किसी तरह। जबकि मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन इज नॉट अ कंटेंट प्रॉब्लम, करेक्ट। एजुकेशन समवेयर इज अ मोटिवेशन प्रॉब्लम। यदि बच्चा मोटिवेटेड होगा कि मेरे को सीखना है कि ये ग्लास कैसे बना है, यदि मेरे को क्यूरियोसिटी अंदर से कहीं ना कहीं जग गई है, तो मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा समझने के लिए। चाहे मैं यूट्यूब पे जाऊं, चाहे मैं टीचर के पास जाऊं, चाहे मैं पापा से पूछूं क्वेश्चंस, चाहे मैं दोस्त से पूछूं, मैं आंसर फिगर आउट कर लूंगा यदि मेरी मोटिवेशन, मेरी क्यूरियोसिटी होगी। और टीचर का काम है ना कि उसको समझाना कि भाई कैसे बनता है, पर उसमें वो मोटिवेशन जगाना
कि भाई देख यार, तेरे को पता होगा कि ग्लास कैसे बनता है, तो तू कल को अपनी ग्लास की फैक्ट्री डाल सकता है, तू कल को ये कर सकता है, तू वो कर सकता है। तो इसमें आपका क्या? बहुत अच्छी बात बोली, और मैं आपने कुछ मेरी बात जो मेरे विचार हैं खुद ही नहीं बोल दिए। मैं उसको कैसे बोलता हूँ मैं आपको बताता हूँ। बच्चों को भी बात बोलता हूँ और अपन शायद रिलेट कर पाएंगे कि आज से 25-30-40 साल पहले, जैसे मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, मेरे ताऊ जी थे, दादाजी थे, पहले क्या होता था, हमने एक डिग्री ली, उस डिग्री में जो हमने पढ़ा उस पढ़ाई को ही अप्लाई करके हमारे 40-50 साल की नौकरी हो जाती थी। बिल्कुल। अब ये नहीं होता। जो बच्चा आज 4 साल पढ़ के जा रहा है ना, ये 5 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाएगा। जब मैं कॉलेज 5 महीने बाद, हाँ हो सकता है, मतलब अपर साइड ले रहा हूं। जब मैं कॉलेज में था तो ऑर्कुट बहुत फेमस था, आज हम चैट जीपीटी 3.5 की बात कर रहे हैं, राइट। मैं कह रहा हूँ शिक्षा का असली महत्व ज्ञान डिलीवरी तो है ही नहीं। मैं उसके लिए एक स्टेटमेंट बोलता हूँ जिसको मैं व्यक्तिगत मानता हूँ कि असली शिक्षा वो है जिसमें सीखने की प्रक्रिया को सिखाया जाए, कि आप लर्निंग हाउ टू लर्न। हाँ, लर्निंग हाउ टू लर्न, सीखने की प्रक्रिया को सीखना असली शिक्षा है, कि कैसे सीखा जाता है। कोई भी नई चीज आई तो हमें वो बिल्ड करना चाहिए। It's not the education but the pursuit of education. करेक्ट That we are trying. तो वो मेरे हिसाब से आपने बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल लिया कि ग्लास कैसे बनता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे आपको मेरी बात को, तो इनमें 2 चीजें हैं। पहले उसको एजुकेटर का काम है क्यूरियोसिटी जगाना, और उस क्यूरियोसिटी को कैसे शांत करना है, वो सिखाना। ये 2 चीजें आपने सिखा दी। मतलब आप हमेशा एक विद्यार्थी कैसे बने रहेंगे जीवन में, अगर एक्सेल करना है, अगर इनको आप बहुत छोटे शब्दों में सोचेंगे तो आप हमेशा एक अच्छे विद्यार्थी कैसे बने रहेंगे जीवन में, ये सीखना। ये ज्ञान अगर आपने बच्चे को दे दिया तो मैं कह रहा हूं आपको कुछ करने की जरूरत नहीं हो, जीवन में पक्का सफल होगा। कोई डिग्री किसी चीज की खुद ही जरूरत अपने आप के लिए एजुकेशन पर्सनलाइज कर लेगा, खुद पर्सनलाइज कर लेगा। तो हमने उसे बता दिया, अच्छा मेरे को क्यूरियोसिटी हुई कि ये कैसे हुआ, अब मुझे पता है मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आज से 50-60 साल पहले शायद ज्ञान लेना बहुत मुश्किल था, आज तो है ही नहीं। सब कुछ तो है YouTube, सब कुछ तो है, यूट्यूब, इंटरनेट है, मतलब कोई कमी नहीं है। आप जो ज्ञान सोचोगे उसकी एक्सेसिबिलिटी आपके पास है। The only point सोचना is, हाँ, सोच रहे हैं कि अच्छा ये क्यूरियोसिटी, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे हिसाब से सीखने की प्रक्रिया को सिखाना। तो अब पहली प्रॉब्लम पे आते हैं कि हम मोटिवेशन बच्चे में कैसे जगाएं। मोटिवेशन बच्चे में कैसे जगाएं? देखिए, जैसे जो बच्चा आपके पास आ रहा है उसकी मोटिवेशन क्या है कि मेरे को IIT क्रैक करना है। देखो मैं आपको सही बात बताऊं, डोंट टेक इट अदरवाइज। जैसे आपकी अपब्रिंगिंग हो सकती है कि बहुत एलीट क्लास में हुई, बिल्कुल जी, राइट। आपके लिए बहुत बेसिक सुविधाएं ठीक है अवेलेबल थी। हाँ जी। मैं थोड़ा मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, और हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी आते हैं जो मुझसे भी निचले स्तर से आते हैं। मैं जब IIT की तैयारी कर रहा था, सही बताऊं तो मैं इतना समाज के लिए नहीं सोचता था, देश के लिए भी नहीं सोचता था, मतलब ऑनेस्ट बात है। जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था तो मुझे लगता था यार गाड़ी खरीद लें, बड़ी बढ़िया, एक बार प्लेन में बैठ जाए। बिल्कुल। मैं कई बार सोचा बच्चे को कि उसको बताऊं कि तेरे को जीवन में देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। मुझे समझ में आया ये अभी काम नहीं करेगा। इस स्तर के बच्चे को शुरुआत में बस एक ही बात बोलनी है, तेरे जो छोटे छोटे सपने तूने अपने और अपने माँ बाप के लिए देखने हैं, पूरे करने हैं, करने की नहीं करने की, हाँ करने हैं। अभी इनिशियल मोटिवेशन उसके लिए यही है, क्योंकि मेरे लिए भी वही था, इसलिए वो काम करता है। जब वो इस प्रक्रिया में आ जाएगा, मैं व्यक्तिगत अपनी कहानी सुनाऊं तो मुझे शुरुआत में सपना यही था कि यार पहली बार माता जी के लिए मैं वॉशिंग मशीन लेके आया अपनी पहली सैलरी से, तो वो अलग गूज़बम्प्स थे, है ना। वो हो गए धीरे धीरे, फिर समझ में आने लगा कि यार जो आपके गोल बड़े हैं वो सिर्फ आपके सपने पूरे नहीं कर रहे हैं, वो समाज के करते हैं, देश के करते हैं, शिक्षा के स्तर को बढ़ाते हैं। अब मेरे गोल अलग हैं जी जी। पर मैं कह रहा हूँ हमें समझना पड़ेगा कि अभी उसकी विचारधारा कहाँ है, उसके लेवल को। आप एकदम से कोई बहुत बात करने लगोगे तो मुझे देश के लिए करना है, तो शायद कभी कभी वो नहीं सोच पाता। कुछ सोच पाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, पर सारे सोच पाए जरूरी नहीं है। अभी पहले उनके छोटे छोटे सपनों से उनको पूरा कराया जाए कि देखो इस पड़ाव पे चले जाओगे तो तुम्हारी बेसिक नीड पूरी हो जाएगी। मैं उनको यही बोलता हूँ कि 5 साल बाद, मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये अचीव कर लोगे, 5 साल बाद तुम खुद देश के लिए सोचने लगोगे। वो मुझे कहने की जरूरत नहीं। की बात है। तो अब कह रहे हैं कि मोटिवेशन अभी तो उसकी पर्सनल नीड्स, पर्सनल जो अपने माताजी पिताजी के लिए करना चाहता है, भाई बहन के लिए करना चाहता है, अपना एक घर बनाना चाहता है, बहुत छोटी छोटी सी नीड्स है उसकी। तो सर यदि ये नीड तो सबकी है, ये मोटिवेशन तो सबकी है, पर दैट डजंट इंश्योर कि बंदे में क्यूरियोसिटी एंड मोटिवेशन है टू स्टडी। करेक्ट। फिर भी लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर भी लोग नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं चीजें। तो ये तो होगी एक कड़ी कि मोटिवेशन, कोर मोटिवेशन तो है। अब सेकंड पॉइंट आपने बोला था कि उस मोटिवेशन को सेटिस्फाई करने के लिए रास्ता। हाँ करेक्ट। तो उसमें मेरा कहना ये है कि बेसिकली बच्चे को ये समझाना आवश्यक होता है, जैसे वो बोलते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है बच्चे को। डिस्ट्रैक्ट कभी कभी हम इसलिए होते हैं क्योंकि हम हमारे गोल्स को अचीव नहीं कर पाते कभी कभी, कि यार मैंने सोचा था इतना पढ़ूंगा तो इतने नंबर आ जाएंगे, इतना पढ़ूंगा, वो नहीं आए। तो बेसिकली उनको ये समझाना, जो हमेशा हम बोलते हैं, वापस उसको रिपीट करता हूँ, कि असली सफलता उस आउटकम में थी नहीं जो तुम्हें शॉर्ट टर्म में दिखाई दे रहा था। असली सफलता उस प्रक्रिया में थी जो तुम्हें संघर्षशील बनाया, जिसने तुम्हें, आप 10 घंटे 12 घंटे रोज काम करना सीख गए, असली सफलता उसमें थी।
हो सकता है उस 10-12 घंटे पढ़ने वाली प्रक्रिया में 6 महीने बाद तुमने कोई रिजल्ट सोचा था वो नहीं आया, या तुम्हारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आया, असली सफलता वहां थी ही नहीं। जैसे आप तो बहुत बढ़िया एग्जांपल है, आप ऐसा कॉलेज एस्टैब्लिश कर रहे हैं जिसमें डिग्री है ही नहीं, स्टिल पीपल आर कमिंग टू यू बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि यार डिग्री की वैल्यू नहीं है, उस व्यक्ति की वैल्यू जो उसकी स्किल्स हैं, राइट? करेक्ट। आपके इतने सारे बच्चे आ रहे हैं जब तो आप डिग्री भी नहीं दे रहे हैं, कोई उनका सर्टिफिकेशन भी नहीं है, स्टिल पीपल आर कमिंग बिकॉज दे नो कि उसकी वैल्यू दी एजुकेशन। तो हमें समझना पड़ेगा, बच्चे को भी समझना पड़ेगा कि असली वैल्यू सिर्फ उस रिजल्ट में नहीं है, असली वैल्यू उस प्रक्रिया में है, उस मेहनत में है, उस क्यूरियोसिटी में है। जब वो उसको समझने लगता है धीरे धीरे तो उसमें ये बदलाव आने लगता है। मतलब ये भी है कि एक तो मोटिवेशन है, पर मान लीजिए जब लाइफ में कुछ फेलियर हुआ, उससे कैसे उठना है, उससे कैसे सीखना है, उससे कैसे आगे बढ़ना है, वो जो प्रक्रिया है, हाँ, वो आपको कहीं ना कहीं ग्रिटी बनाएगी, वो आपको gritty बनाएगी, रेजिलियंस डालेगी, आप में बिल्ड करेगी। तो एजुकेटर का काम फिर ये दोनों चीजों का है। ये दोनों चीजों का है, उसका काम सिर्फ नॉलेज डिलीवरी नहीं है। है। नॉलेज डिलीवरी तो यूट्यूब में कर लो तुम जाके, आप कर सकते हो ना, उसको ये बताना कि तेरे को खुद को कैसे ग्रूम करना है। बहुत बारीक बारीक बातें होती है जो एजुकेटर को करनी होती है। तो सर यदि हम इस चीज को लें, और जो हमसे पहले बात कर रहे थे कि जैसे आईसीयू में हर पेशेंट को एक पर्सनलाइज्ड मेडिकेशन मिलती है, तो फिर तो एजुकेशन में किया जा सकता है, 100% करा जा सकता तो बहुत ही मतलब पॉसिबल है। हाँ, 100%। अब इशू ये आता है कि हमारी यूजीसी है, हमारी एआईसीटी है, हमारा सीबीएसई, हमारा आईसीएसई है, हमारा जेई है, हमारा ये है, हमारा वो है, और कहीं ना कहीं बिकॉज हम उस सब में गुम जाते हैं, हम जो ये काम है, जो कोर काम है, वो नहीं कर पाते। तो जो एजुकेटर है वो उसके हाथ भी तो बंधे हुए हैं ना। मतलब ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से हो सकता है कि आप के हमारे जैसे लोग जब ऐसे मंचों से कई बार इस बात को बोलेंगे, तो जो ऊपर लोग बैठे हैं जो पॉलिसी बनाते हैं, मैं हमेशा उनसे एक अनुरोध करता हूँ कि हो सकता है कि आपके हमारे जैसे लोग उतने लेवल पे नहीं समझते हो जो वो शायद जितना जमाना उन्होंने देखा, पर मैं कह रहा हूँ हमें बोर्ड पे होना चाहिए कम से कम सलाह देने के लिए, चाहे वो सीबीएसई का बोर्ड हो, चाहे वो हायर एजुकेशन का बोर्ड हो, चाहे वो एनईपी की जब ड्राफ्टिंग हो रही है तब वो मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ क्यों आयरनी है, शायद हो सकता है, पता नहीं मेरे को एग्जांपल लेना चाहिए, कोई ब्यूरोक्रेट सुनेगा तो हो सकता है अजीब सा लगे। एनईपी की डिजाइनिंग हुई, एनईपी डिजाइनिंग का बहुत ध्यान से देखो तो काफी बेस यूएस यूके की बहुत सारी चीजों का उसका समावेश करा गया है। वो अच्छी बात है, वो अच्छा कल्चर है कि जब आप फर्स्ट ईयर में गए तब आप जाके अपने कोर्सेज को चूज कर सकते हो, या आप मल्टीपल कोर्सेज में जा सकते हो, बहुत सारे। पर मैं कह रहा हूँ उसमें एक छोटी सी समस्या और है, मैं आपको अपनी कहानी से आपको बताता हूँ, आपको शायद मेरी बात रिलेट करेगी। हमारा देश अभी उस जगह पे नहीं है, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एलीट क्लास की, उसके लिए वो एनईपी बहुत बढ़िया है, पर मैं आपको उसमें आयरनी बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कभी 5 स्टार होटल देखा ही नहीं था कॉलेज में जाने से पहले। अब मैं पहली बार एक 5 स्टार होटल के या 4 स्टार 5 स्टार होटल होगा उसके पहली बार मैं रुका वहाँ पे, तो सुबह ब्रेकफास्ट था। अब मैं ब्रेकफास्ट में गया, अब वो ब्रेकफास्ट में इतने फैसिनेटिंग नाम लिखे हुए थे। मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, पहली बात तो मेरे लिए ये चैलेंज था कि यार कैसे पता करूँ कि कौन वेज है कौन नॉन वेज। अब वेजिटेरियन में भी दिखने लगा, अच्छा किसी से पूछा तो उसने बोला कि भाई, अच्छा पहली बार जाते तो बहुत संकोच होता है आपके मन में कि यार बिल्कुल सही से दो बोले तो ऐसे नहीं लगेगा कि यार इन्हें कुछ ही नहीं आता है। तो जब पहली बार मैं गया तो मेरे को पता पड़ा अच्छा इस जगह पे वेजिटेरियन फूड है। अब उसमें भी इतने फैंसी नाम लिखे हुए थे, ठीक है सर, कम से कम 20 डिशेज रखी होंगी, 20, सब में फैंसी नाम थे। फाइनली मुझे अपनी एक चीज मिली, डोसा। मैंने उस 5 स्टार होटल में सिर्फ डोसा ही खाया सर, मुझे पता ही नहीं था बाकी का, मेरे को अवेयरनेस ही नहीं थी। ये प्रॉब्लम है हमारे देश में। आप जिस बच्चे को कह रहे हो कि तुम इनमें से चूज कर लेना, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है चूज करने की। तो सुन के अजीब सा लग गया पर ये सच्चाई है। आपने बोला हमने बहुत बड़ा काम करा, ले ले तेरी जो इच्छा है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है, उसको पता ही नहीं। आप समझिए चुनाव करने की काबिलियत कैसे बिल्ट होगी बच्चे में, ये तो निचली शिक्षा का स्तर तो लाना पड़ेगा ना वहां पे। हमने अगर एनईपी पे ध्यान, निचली स्तर में उसको ये समझना कि तेरे को आगे जाके क्या चूज करना है, टीएल तक तो पहुंच ही नहीं रहा। ये समस्या है, इसको एड्रेस करना पहले आवश्यक है, वरना जो हम सोच रहे हैं जैसा आउटकम हमने बाहर की यूनिवर्सिटीज में देखा है वैसा आउटकम हमारे यहाँ आएगा नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि गड़बड़ हो जाए। करेक्ट। जो हम एक स्टैंडर्ड अभी आईआईटीज में कर लो, एसआरसीसी में कर लो, आप जहाँ पे टॉप 5% कॉलेजेस में कर लो, और ये सब जगह अप्लाई करने में दिक्कत होगी। आप देखिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बहुत सारा नॉर्मल बच्चा जा रहा है जो गाँव परिवेश से आता है, उसे पता ही नहीं है सर, उसे पता ही नहीं, उसे 2 चीज समझ में आती है, इंजीनियरिंग और मेडिकल बस। चाहे ज्यादा उसे कॉमर्स सुना हो तो उसे पता ही नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। जब मैं भी गया था जी, जब मेरे को इंजीनियरिंग चूज करनी थी अपनी स्ट्रीम कि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स करूं, इलेक्ट्रिकल करूं, कंप्यूटर करूं, तो मैं ही कंफ्यूज था और मेरे पास तो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल थे। हाँ, जबकि आप बहुत अच्छे क्लास से आते हैं। मैं दून स्कूल से पढ़ा था, इंडिया का बेस्ट स्कूल है। अब बताइए। तो भी मुझे क्लैरिटी नहीं थी, मैंने 4 बार चेंज करी अपनी डिग्री, आपको पता है? अच्छा। अमेरिका में अलाउ करते हैं आपको चेंज करना। तो पहले साल में मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी, अच्छा बोर हो गया, नहीं समझ आया। फिर इलेक्ट्रिकल करी, एक सोच के गया था कि कंप्यूटर तो कभी नहीं करूंगा, कोडिंग नहीं करनी मेरे को, एंड में कंप्यूटर ही करी मैंने।
मतलब क्योंकि मेरे पास वो ऑप्शन थी बार बार चेंज करने की, वो मिस्टेक करने की। यहाँ पे तो आपको अपनी स्ट्रीम पहले चूज करनी है। करेक्ट। हाँ, तो आप सोचिए, आप जैसा बच्चा जिसकी तो नीचे वाले का जिसके फादर इतने उच्च पद पर हैं, हाँ, जो जो नहीं खुद चाहते, जो खुद बताइए। एजुकेशनिस्ट हाँ, हाँ, जो अशोक मित्तल सर हैं, मैं उनसे मिला हुआ हूँ व्यक्तिगत रूप से, मुझे शायद इस मन से बोलना चाहिए, मैं बहुत प्रभावित हुआ था, हमारी मित्रता हुई भी, सही बात भी होती है उनसे, और बहुत अच्छा लगा था। तो मैं इस मंच के माध्यम से भी उन्हें प्रणाम करता हूँ। मतलब रियलिटी में उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है शिक्षा के क्षेत्र में। तो मतलब मैं कह रहा हूँ, आप जैसे व्यक्ति को जिसको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला, वो कंफ्यूज, सोचिए कैसे होगा। मेरा उसको सुधारने की बहुत आवश्यकता है। टेल पर वो सुधार पाएंगे तो फिर ये सब काम करेगा। अब थोड़ी सी बात को और आगे लेके चलते हैं। मुझे आपका हॉस्पिटल वाला और मेडिकल वाला तो बहुत ही प्रभावित किया। हम लोग भी एक चीज़ कहते हैं कि जैसे एक मेडिकल एजुकेशन, जो एक मेडिकल कॉलेज होता है, वो हमेशा एक मेडिकल हॉस्पिटल के साथ जुड़ा होता है। बिल्कुल सही बात है। You cannot have a medical college without having a medical hospital attached. Correct. Right. Needed. Right. जो बच्चे होते हैं वो ओपीडी में शुरू कर देते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर। हाँ, बिल्कुल कर देते हैं। राइट। वो असिस्टेंट बन जाते हैं डॉक्टर के थर्ड फोर्थ ईयर से। जो क्लासेस पढ़ाते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, वो प्रोफेसर नहीं होते। हाँ, करेक्ट। वो डॉक्टर होते हैं जो सुबह या तो क्लासेस ले रहे होते हैं और शाम को ओपीडी कर रहे होते हैं, या उल्टा। और स्टूडेंट्स भी वो होते हैं जो शाम को ओपीडी कर रहे हैं, सुबह क्लास में बैठे हैं। तो जो ये इंटीग्रेशन है इंडस्ट्री की और एजुकेशन की, वो इतनी ब्यूटीफुली होती है एक हॉस्पिटल में या मेडिकल कॉलेज में। वो ना इंजीनियरिंग स्कूल में होती है, नहीं होती, ना वो बिजनेस स्कूल में होती है, ना वो केमिकल इंजीनियरिंग में हो रही है, ना वो किसी भी जगह हो रही है। ये करने की आवश्यकता है। ये मेडिकल कॉलेज में। और बाय द वे, मैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछूं, हालांकि मैं आंसर ऑलरेडी दे चुका हूं, कि इंडिया में ऐसी कौन सी डिग्री है जिसके ग्रेजुएट्स दुनिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयबल है, तो आप क्या बताएंगे मुझे? ऐसी कौन सी डिग्री है वो करने के बाद आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो कि इंजीनियरिंग में कम है, एमबीए में कम है, इसमें मैक्सिमम है, ऑलमोस्ट 100% एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड इज एमबीबीएस एंड मेडिसिन। करेक्ट, 100%। एक्चुअली ये रीजन है कि चलो डॉक्टर्स की हमारी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, तो डिमांड सप्लाई का गेम हो गया वो। थोड़ा कुछ वो भी है, बट फिर भी हमारे इंजीनियर्स शायद दुनिया में इतने अच्छा ना हो, बहुत सारे हैं क्योंकि, पर हाँ चलिए, पर जो हमारा एवरेज डॉक्टर भी है ना, जो बहुत अच्छा करता है, वो बहुत अच्छा करता है। अमेरिका में जाके हमारा एवरेज इंजीनियर, हमारे टॉप इंजीनियर्स अच्छा करते हैं, हमारा एवरेज उतना नहीं करेगा। क्योंकि जो आपने प्रॉब्लम बोली वो है, इंजीनियरिंग कॉलेज अटैच ही नहीं है इंडस्ट्री से, सेक्टर से अटैच ही नहीं है। वो जो टीचर है वो खुद प्रैक्टिशनर नहीं है। नहीं। और जो प्रैक्टिशनर उसके पास टाइम नहीं है, टीचर के पास टाइम नहीं है। वो प्रोफेसर हैं सिर्फ, जो बहुत सालों से एक ही चीज पढ़ाते आ रहे हैं, उनको पता ही नहीं है, आउट ऑफ टच है उनको, उनको पता ही नहीं नई इंडस्ट्री में क्या है। आप C++ पढ़ा दो, मतलब ठीक है, बट कौन यूज कर रहा है C++? सर आयरनी बताऊं मैं आपको, अभी भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ड्राफ्टर यूज होता है कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। शायद जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको पता होगा। आज के जमाने में अब ड्राफ्टर की कहाँ जरूरत आ रही है? तो सब कंप्यूटर ऑटोकैड पे, अब तो फोन पे आ गया ऑटोकैड। फोन पे आ गया है। मतलब बहुत बेसिक सी चीज है ये, अब वो पढ़ाया जा रहा है आज भी। मतलब ये तो खैर, ये तो ठीक है, कुछ हद तक आप कह सकते हो कि फंडामेंटल्स की जरूरत है, बेसिक्स की जरूरत है कुछ हद तक, बट पूरा उसमें नहीं, पूरा उसी में तो नहीं। आप पूरा सेमेस्टर उसमें नहीं निकाल सकते। बच्चे की मोटिवेशन खत्म हो जाएगी, यार मुझे क्यों पढ़ा रहे हो यार ये। हाँ भाई ठीक है, हमें उसे रिलेट करने के लिए मान लीजिए हम उसे सबसे पहले थॉमसन मॉडल पढ़ाते हैं, बट आज वो यूज थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए देखो ऐसे इसका आविष्कार हुआ था, तो उसको एक क्लास लगा दी जाए कि भाई ड्राफ्टर से इसलिए हमने ऐसा करा, ट्रांजिशन, ताकि उसे फील आए। बट इसका मतलब ये नहीं कि उसी से सारा काम कराया जाए। नहीं, अब इलॉन मस्क का ना एक बड़ा अच्छा कोट है इसमें, वो ये कहता है कि यार यदि आपको किसी को रेफ्रिजरेशन सिखाना हो, या रेफ्रिजरेटर कैसे काम करता है वो सिखाना हो, तो आप दो तरीके से सिखा सकते हो। या तो आप उसको सिखाओगे हीट ट्रांसफर की इक्वेशंस, उसको सिखाओगे कि ये 6 तरीके के स्क्रू ड्राइवर होते हैं, ये 6 तरीके के मटेरियल्स होते हैं, ये हो गया बॉटम अप अप्रोच। या दूसरा तरीका है कि यार ये रहा रेफ्रिजरेटर, ये खराब है, चल नहीं रहा है, इसको ठीक कर दे। हाँ, तो खुद सीखेगा। इसको ठीक कर दे। आपने एक गोल दे दिया उसको कि इसको ठीक कर दे। ना यदि मैं उसको हीट ट्रांसफर इक्वेशन सिखाऊं, वो फेल हो गया बाय चांस, बोल चल तू फिर से सीख हीट ट्रांसफर इक्वेशन। मतलब रेफ्रिजरेटर कैसे चलता है वहां तक तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, मैं बीच में रुल जाऊंगा। करेक्ट। वर्सेस कि यार ये रहा टूटा हुआ रेफ्रिजरेटर, इसको ठीक करके ला। करेक्ट। तू सीख लेगा, समझ आ जाएगी उसको हीट ट्रांसफर क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, सब क्या होती है। करेक्ट। राइट, तो 2 डिफरेंट अप्रोचेस टू एजुकेशन, बॉटम अप एंड टॉप डाउन। उसका भी सही समावेश होना बहुत आवश्यक है। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहूंगा। जैसे ये अंदर की बात है, पर मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिलता हूँ, बहुत सारे जो कंपाउंडर्स होते हैं ना, वो इंजेक्शन लगाते हैं आपको, उनसे बहुत बड़े डॉक्टर अच्छे इंजेक्शन नहीं लगा सकते।
ये प्रैक्टिस की बात है जो अभी आपने एग्जांपल लिया ना, बट ये सही समावेश होना जरूरी है। हमें उन दोनों की इंपॉर्टेंस समझनी पड़ेगी, कौन कौन अप्लाई कर रहा है और कौन उसको गाइड कर रहा है। इन दोनों बातों में बहुत अंतर है और उसका सही इनकलकेशन करना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मिस कर जाते हैं। खासतौर से अगर मैं देखूं, मैं शायद इस टॉपिक से ऑफ बीट बात कर रहा हूँ, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मुझे दर्द देती है देश में, हमारे यहाँ पे मेडिकल सिस्टम में, क्योंकि मेडिकल सिस्टम ने हमें बड़ाई करी, बट एक आयरनी भी है जो समझनी पड़ेगी। डॉक्टर्स का स्तर यहाँ है, बट सर उनके जस्ट नीचे जो लोग हैं उनका स्तर इतना नीचे है, बहुत गैप है, अर्निंग वाइज भी, स्टेटस वाइज भी, काम वाइज नहीं है सर, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये भरना बहुत आवश्यक है, वरना हम धीरे धीरे धीरे, हमारे पास बहुत अच्छे डॉक्टर्स तो होंगे पर उनके एक्शंस को एग्जीक्यूट करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे। यहाँ तो आप डॉक्टर हो, डॉक्टर तो कुछ भी बहुत अच्छे हो, हाँ। मतलब फिर आप ऐसे हो जो मतलब सॉरी टू से मतलब नॉर्मल उसमें जो पूरे दिन कंपाउंडर काम कर रहा है, जो दिन भर सारा लैब टेक्नीशियन है या जो लैब टेक्नीशियन, आप ये मान के चलो कि सैलरी 12,000 15,000 सैलरी वाइज बात कर रहा हूँ। यू राइट, मतलब एक हॉस्पिटल में जाओगे आप, जहाँ तक 12,000 का 20,000 का कंपाउंडर मिलेगा, यहाँ आपको 5 लाख का डॉक्टर मिलेगा। बस अब ये गैप बहुत ज्यादा है। 60,000 में जो बहुत काम हो सकता था, हाँ जो काम हो सकता था, MBBS लाइट, हाँ करेक्ट, MBBS माइनस, हाँ कुछ तो हो सकता था, कुछ तो हो सकता था, मतलब वो बहुत गैप बहुत बड़ा है। इस गैप को भरना भी बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हमारे कॉलेजेस के साथ है, जैसे जो मैं कहता हूँ, और मैं शायद आपके मंच पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके फादर पॉलिसी मेकिंग में भी हैं जी, तो शायद बात जरूर जाएगी। मैं कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे चाहे मेडिकल कॉलेज की बात कर लीजिए, चाहे इंजीनियरिंग की बात कर लीजिए, क्योंकि मैं उन दोनों का परिवेश में रखता हूँ। हमारे यहाँ क्या है कि ऐसे लीनियर स्लोप है। ऐसा समझ लीजिए कि आप IIT से बात करें तो टॉप IIT से लेकर ऐसे NIT तक आप ऐसे आओगे, ठीक, फिर एकदम से फॉल आ जाएगा। ये लीनियर तो होना चाहिए ना एटलीस्ट, ये लीनियर नहीं है। यूनिफॉर्म तो हो, चलो यूनिफॉर्म नहीं हो, यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ, ठीक है, बिल्कुल ये कभी भी नहीं होगा, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी हो सकता है फीचर्स में आ जाए, मान्यता में नहीं आ सकती, ठीक है जी, ब्रांड में नहीं आ सकती, हाँ ब्रांड में नहीं आ सकती, करेक्ट राइट। तो यूनिफॉर्मिटी इन फीचर्स में आ सकती है, राइट, बट ब्रांड में नहीं आ सकती। वो तो ठीक है, मान्यता रहेगी, पर कम से कम लीनियर तो हो। वो लीनियर नहीं है। अगर IIT से NIT तक पहुंचा, ठीक है, फिर मान्यता एकदम से घट गई। बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बताऊं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मान्यता ही नहीं है। वो लीनियर उनको लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेम हैपेंस विद मेडिकल कॉलेजेस आल्सो, सेम हैपेंस विद MBA कॉलेजेस आल्सो। टॉप IIM से कर लीजिए, ISB बात कर लीजिए, उसके बाद एकदम ड्रॉप है। मैं कह रहा हूँ बच्चे को लीनियर अगर आप लाओगे ना, तो सबको कम से कम आपने कोई लगेगा कोई बात नहीं, अच्छा इस कॉलेज से पास आउट है, यहाँ पर है, पर इसको लेटर दिखाई दे रही है कि मैं चढ़ सकता हूँ इस लेटर को। वो ड्रॉप जो है ना एकदम से, वो थोड़ा तंग कर देता है, वो तंग करता है। वो हायरिंग में भी है, वो बेसिकली इंडस्ट्री जो हायर कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि सर जो टॉप मैकेंजी कंपनीज हैं, KPMG हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, वो हो सकता है कि 1 करोड़ रुपए का पैकेज वाला हायर करते हो, ठीक है सर। मेरे पास कोई ढंग का ऐसा कॉलेज नहीं जो 20 लाख 15 लाख रुपए में ढंग के कॉलेजेस से बच्चा बाहर लाए, फिर वो 3 लाख में भी मिल जाता है। वो ड्रॉप है एकदम से। नहीं, आई अंडरस्टैंड, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर अब मुझे आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि अभी आप जैसे मोशन चला रहे हैं, आपकी लाइफ का जो ऑब्जेक्टिव है वो तो आपने शेयर किया कि अपने को पर्सनलाइज और टेक्नोलॉजी को कैसे लेकर आना है एजुकेशन में, बट मोशन के लिए नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं? वो भी इसी सिमिलर लाइंस में है, क्योंकि जैसे मैं बताऊं तो शायद हम ज़्यादातर कैटर कर रहे हैं 15 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चे को। तो कई बार लड़ाई होती है कि ऑनलाइन ऑफलाइन के कौन ज़्यादा बेटर है, क्या है। हमारे बच्चा जो इसमें होता है उसके लिए जाहिर सी बात है कि राइट मिक्स ऑफ ऑफलाइन और ऑनलाइन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कई बार लोग मुझसे पूछते भी, हम भी 100% ऑनलाइन में भी 100% ऑफलाइन में भी है, बट मुझे लगता है कि राइट मिक्स ऑफ ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन का सही मिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीनेजर होता है। ऑनलाइन जाहिर सी बात है बहुत डिसिप्लिन मांगता है, जो इस उम्र में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। वो क्या करता है कि लेक्चर वो कभी भी रोक सकता है, क्लास में कंस्ट्रेंट होती है, क्लास में कंस्ट्रेंट होती है, सुनना है भाई, आप जा नहीं सकते हो बीच में क्लास में, उसको कभी भी रोक सकते हो, कभी आगे पीछे कर सकते हो, दैट कंज्यूम्स लॉट ऑफ टाइम। 100 में से 40 सुन रहे हैं, हाँ 100 में से 40 सुन रहे हैं और बाकियों को भी कुछ ना कुछ जाता है। वो क्या होता है कई बार कि आप डिसिप्लिन मिस कर जाते हो 100% ऑनलाइन में। तो वो एक आप ऐसा समझिए 100% ऑनलाइन जो है उसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए, जो 5% 2% बच्चे रख पाते हैं, बहुत ज्यादा मोटिवेशन चाहिए उसको। हाँ, तो उसके लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए। ये काम कर जाता है जो बच्चे मान लीजिए कॉलेजेस में हैं, उनको कोई पार्ट टाइम कोर्स करना है, या जो PG की तैयारी कर रहे हैं, जो उनको पता है हमें यही करना है, उनके लिए काम करता है। पर इस कैटेगरी में नहीं करता, नहीं करता कैटेगरी में नहीं करता। अच्छा नहीं करता। मेरे पास ऐसे कोर्सेज हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं जिसमें 20-20 25-25 लाख रुपए की फीस है ऑनलाइन कोर्स में। अच्छा। और उनका कंप्लीशन रेट 30% से कम है। अच्छा। 70% लोग ड्रॉप कर देते हैं, कंप्लीट ही नहीं करते, क्लास में नहीं आते। 70% मतलब हमारी होती है एवरेज, मेंटेन करनी होती है आपको 80-90% जो होती है अटेंडेंस, नहीं करते। इतना पैसा देने के बाद तुमने 30 लाख रुपए, और ये वो होते हैं जो CXO लेवल पे 40 years 45 year old जो लोग जिनको पता है कि यदि मैं कोर्स कंप्लीट करूंगा तो मैं नेक्स्ट CEO बनने का दावेदार हो सकता हूँ। उस कैटेगरी के लोग भी जो होते हैं वो छोड़ देते हैं।
ऑनलाइन है ना, हाँ, क्योंकि मोटिवेशन नहीं मोटिवेशन ये रात को डिनर में ज़्यादा खा लिया, रात को हमारी ऐसे हाँ। रात को क्लास होती है 9 से 11 कभी-कभी ना, तो छोड़ दे क्लास। छोड़ दे। भाई तुमने पेमेंट करी है पर क्लास उन्होंने 15-15 हज़ार रुपए दिए पर 1 घंटे का सेशन, क्योंकि हार्वर्ड वॉर्डन के प्रोफेसर होते हैं वो। चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, वो मतलब $200-300 पर क्लास 15-20 चार्ज हज़ार करते हैं वो। चार्ज करते हैं वो लोग, हम्म। और लोग आते नहीं, और हम उनको फोन कर रहे हैं कि यार आपकी क्लास है यार, आप प्लीज आ जाओ। अच्छा, और वो कहते हैं आते कहते आता हूँ, फिर आते हैं, नहीं। अपनी वीडियो बंद होती है उनकी, तो वो बेसिकली वो बाथरूम में बैठ के क्लास ले क्या मतलब, तो वो मतलब वो प्रॉब्लम हर जगह ही है, वो प्रॉब्लम हर हर जगह जगह ही है। तो मुझे लगता है कि राइट कॉम्बिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरा लक्ष्य उधर की तरफ ही है कि आज शिक्षा में वाकई इस चीज को पर apply करना है। अभी आप जेई और नीट ट्रेनिंग में जैसे आप हैं, वुड यू आल्सो वांट टू स्टार्ट योर ओन स्कूल या योर ओन कॉलेज? नहीं, हमारे स्कूल्स तो हैं, तो रेजिडेंशियल कैंपसेस हम चालू कर चुके हैं। Okay. रेजिडेंशियल कैंपसेस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एक इकोसिस्टम बनता है। तो बेसिकली स्कूल्स में सारा पार्ट मिसिंग है। जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस मुझे बहुत ले और करते हैं कि इस तरह के कैंपसेस जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करा रहे हैं, उनके पास भी होने चाहिए, क्योंकि हमें सरकार से नहीं तो वैसे भी कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस ही माना जाता है। सो वी रियली वांट टू एस्टैब्लिश कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम K-12 भी नहीं है, हम हायर एजुकेशन भी नहीं है, हम ऐसे सेक्टर में हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कराता है। सोच के देखिए ना, हम जैसे आप समझिए तो आप और मैं शायद सिमिलर लाइंस में हैं। आप बिना डिग्री के काम कर रहे हैं, जी, हम भी कोई सर्टिफिकेट नहीं देते, Right. स्टिल पीपल कम टू अस, व्हाई? बिकॉज ऑफ आवर Value add, क्वालिटी वैल्यू एडिशन, राइट? तो हम शायद सिमिलर हम लाइंस, स्टैम्प नहीं दे सकते, हम स्टैम्प नहीं दे सकते, बट हाँ हम आपको सिखा सकते हैं ताकि आप भविष्य में अच्छा कर सको। तो उसके रेजिडेंशियल कैंपसेस पे भी काफी काम करने का मेरा ध्येय है, उस पर हम लगातार बड़ा काम कर इंटरेस्टिंग रहे है कि जो असली एजुकेशन दे रहा है वो स्टैम्प नहीं दे रहा है। हैं। हाँ, ठीक है, चलो उनकी भी अपनी कंस्ट्रेंट्स अभी, जैसे रिसेंटली मैं आईआईसीटी के चेयरमैन के साथ को उनको सुन रहा था, उनके अपने चैलेंजेस, उनके स्केल करने की समस्याएं उनके पास। अब जैसे एक आयरनी हमने खड़ी कर दी, क्या करें, और शायद इसे हम चेंज भी नहीं कर पाएंगे, कि हमने ये बोला है कि स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज नॉन प्रॉफिट होनी चाहिए। सही बताऊं तो ये गलती कर रखी है, ये बहुत बड़ी गलती है। हम चाहे बोलें चाहे नहीं बोलें, जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जितने स्कूल्स हैं, क्या नॉन प्रॉफिट है? सब पैसा निकालते हैं टेक्निकली, हाँ जी, टेक्निकली, राइट? और ये सब जानते हैं, तो उसको लीगल स्ट्रक्चर में खड़ा करिए हाँ ना। जी, बिल्कुल हाँ, उन पे बाउंडेशन कर दीजिए कि आपको इतना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो एक अलग एस्पेक्ट है। बिल्कुल। ये जो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का एक एस्पेक्ट एम्बिशन है, पर्सनल एम्बिशन, बिल्कुल है, राइट, और होना भी चाहिए। होना भी चाहिए, बिल्कुल हाँ। ठीक बात है। आई मीन हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं, हाँ 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 दुनिया की हर इंडस्ट्री इंक्लूडिंग मेडिकल हाँ हाँ हाँ, में फॉर प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस अलाउड हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। यदि हॉस्पिटल फॉर प्रॉफिट हो सकता है, तो एजुकेशन संस्थाएं भी फॉर प्रॉफिट अलाउ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी तो अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे, चाहिए, बिल्कुल होंगे, अच्छे लोग अट्रैक्ट होंगे, तभी होंगे, वरना तभी नहीं होंगे, नहीं होंगे अच्छे लोग नहीं आएंगे। मैं कह रहा हूँ उनके प्रॉफिट्स पे आप चेक्स एंड बैलेंस लगाइए। अच्छा, ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ एक समय के बाद, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, बहुत सारे अच्छे लोगों से मिलने का मेरा मौका मिलता है। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, शायद मैंने आज तक कभी नहीं बोली, पर मैं बोलना चाहता हूँ। कई बार 99% ऑफ द पीपल, क्योंकि आप एलीट क्लास में आपकी परवरिश हुई, इसलिए मैं बात बोलना चाहता हूँ, मैंने आज तक कभी बोली नहीं है बात। 99% ऑफ द पीपल आर मिडिल क्लास एंड बिलो मिडिल क्लास, राइट? जी। हम सबकी एक मानसिकता होती है, कि मैं इस विचारधारा से बड़ा हुआ हूँ, हम सबकी एक विचारधारा होती है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, पैसे वाले होते हैं, ये सब खराब होते हैं, ये छोड़नी पड़ेगी। अब मेरे को मौका मिला है, मैं बहुत अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, विश्वास मानिए, ऊपर गया है तो उनमें से 10 में से 9 हम्बल होते हैं, अच्छे होते हैं, उनका विजन होता है। मतलब मैं, हो सकता है मेरी बात को पता नहीं कैसे लेंगे लोग, आई रियली नहीं, आई एग्री, है ना, क्योंकि मैंने वो विचारधारा से देखा है। हम उस विचारधारा से बड़े होते हैं कि अच्छा, कार वाले की और मोटरसाइकिल वाले की टक्कर हो गई तो कार वाले की गलती है। ऐसा नहीं है, मैं कह रहा हूँ उनको सुनना चाहिए। नहीं, सब अंबानी अदानी सब चोर हैं। हाँ, ये तो मतलब मैं किसी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैंने कह रहा उनमें नहीं है, उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जो खराब हो सकते हैं, बट मैं कह रहा हूँ वो तो नीचे भी है ना। एक कैटेगराइजेशन मत करिए, एटलीस्ट उसको, उस विचारधारा को बदलने की भी अपने को बहुत आवश्यकता है। लोग बनना सब रिच चाहते हैं, बट कोई रिच को पसंद नहीं करता है। हाँ, रिच को पसंद नहीं करता है, हमारी विचारधारा है यार, ये तो वैसे करके, ऐसा नहीं है। मैं जैसे मान लीजिए, मैं बहुत सारे लोगों से बात की तारीफ में मिल रहा है, सौभाग्य है मेरा मोशन की वजह से, पर्सनल उसकी वजह से कि मैं मिल पाता हूँ, पर मैं देखता हूँ वाकई उनमें बहुत क्वालिटी होती है। या तो मैं कहता हूँ शायद वो आपको गुण लाना पड़ेगा कि आप क्वालिटी देख पाए। हो सकता है उनमें कुछ खराब हो, कुछ चीजें खराब हो सकती हैं, या उनकी कुछ मिस्टेक्स की वजह से वो डाउनफॉल में आ गए, कुछ भी हो सकता है, दैट इज डिफरेंट एस्पेक्ट, उसके बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। बट मैं कह रहा हूँ उनके गुण लेना आपको आना, और इस विचारधारा का मैं विरोध करता हूँ आपकी। नहीं, मैं बच्चों को भी बोलता हूँ कई बार ऐसे मत सोचो, तो ठीक है। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे शायद ये बात पता नहीं मुझे बोलनी चाहिए, जैसे बायजूस, हाँ जी, एडटेक में बस्ट हुआ है, तो मैंने क्लोजली उनके साथ काम करा, हमारी लर्निंग है उनको लेके, और बहुत नेगेटिव उनके लिए वीडियोस बने हैं, मैंने काफ़ी दिनों उनसे बात भी करी है। तो एज एजुकेटर ही इज़ रियली गुड,
आई एम श्योर। मुझे नहीं पता उन्होंने फाइनेंशियली क्या गड़बड़ करी, आई रियली डोंट नो, तो मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकता, बट एजुकेटर वो अच्छे हैं। अब मैं कई लोग जो उन पर नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं यार, ठीक है, मतलब पता नहीं ऐसे बोलना चाहिए, बोल रहे हैं यहाँ मोशन एजुकेशन के crores ऑफ रुपीस बाकी हैं भाई उनके ऑर्गेनाइजेशन पे। जो उन्होंने उस समय साथ दिया था कोरोना के टाइम पे, वो बहुत है। ठीक है, अब रह गया किसी की कुछ गलती रही होगी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाया, कई बार एक अच्छा एजुकेटर फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा कर पाता हो, बट मैं कहता हूँ कि जो चीज उन्होंने अच्छी स्टैब्लिश करी थी उसको तो रिस्पेक्ट करना उसको कम से कम बाकी ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करना चाहिए। मेरा ये मानना है अच्छी चीजें सीखी, अच्छी चीजें सीख के आगे बढ़ते हैं ना, और उनकी गलतियों से भी सीखते हैं कि यार ये अपने को नहीं करना है। और जब उनका हे टाइम था हाँ। तो चढ़ते सूरज को सबने सलाम किया। सबने सलाम किया। अब कम से कम मैं कह रहा हूँ ठीक है, सीखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ उन्होंने जो गलतियां करी उसको कोई अपन स्किप कर सकते हैं, गवर्नमेंट नहीं गलतियां सब करेगी, करते हैं, वो हाँ। सब करते हैं, बट एज एजुकेटर बहुत सारी चीजें, एज ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी चीजें नहीं इन्वॉल्व करी थी। वो ठीक है, वो इतनी फास्ट एक्सपेंशन की वजह से, उसका एग्जांपल आप फूड पांडा भी ले सकते हो। अगर आप देखो तो फूड पांडा 2012 में आया था, एक साथ उन्होंने 45 शहरों में 45 देशों में फैलने के लिए बहुत सारी फंडिंग ले ली, और ये हो गया। तो हमें समझ में आया कि जैसे मैं उससे ये बात सीखा कि मेरे को एजुकेटर हूँ, मैं एजुकेटर ही रहूंगा। वो धीरे धीरे एजुकेटर से कहीं शिफ्ट नहीं हो जाऊँ कि मैं सिर्फ कंपनी एक्वायर कर रहा हूँ, राइट, क्योंकि वो मेरा स्किल सेट नहीं है, मैं एजुकेटर ही हूँ। उसके लिए या तो somebody else होना चाहिए, या मैं तो वो नहीं हूँ। प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। हाँ, तो मैं हम शिक्षा विद्या में वही समझ में आता है। कोई मुझसे पूछता भी कि आप क्या करोगे भाई, हम 75 साल, मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि अगर 20 साल मुझे इसमें काम करते हो गए तब जाके इस स्थिति पे आ गए, अगर 25-30 साल और इसको ही स्ट्रेंथन करते रहेंगे तो कितने स्तर पे पहुंच जाएंगे। नहीं, बिल्कुल जी। एक जो मुझे बार बार प्रॉब्लम दिखती है वो है कि देखिए इंडिया में 1.5 करोड़ के करीब बच्चे हैं जो हर साल ग्रेजुएट होते हैं। ठीक है जी, ये तो नंबर सबको पता है, चाहे कॉलेजेस हो, पोस्ट ग्रेड कॉलेजेस हो, MBBS हो, सब मिला के 1.5 करोड़ बच्चा कॉलेज छोड़ता है हर साल। और आप मुझे ये बताइए कि इंडिया में कितनी वाइट कॉलर जॉब्स नहीं बनती हैं हर साल? बहुत कम है। कुछ बताइए, गैस करिए। 10-1 लाख के आसपास होगी। एग्जैक्टली 15 लाख के करीब है। हाँ, 10-15 लाख के आसपास होती हुई, करेक्ट। हाँ, मतलब 1.5 करोड़ बच्चा ग्रेजुएट हो रहा है कॉलेज से। ये वो बच्चा नहीं है जो 12वीं के बाद छोड़ गया है। हाँ, करेक्ट। 70% लोग वो भी होते हैं जो 12वीं के बाद छोड़ हाँ, देते हैं, राइट। 30% ही आगे कॉलेज में जाते हैं, उसमें से 1.5 करोड़ ग्रेजुएट हुआ। 1.5 करोड़ में से सिर्फ 15 लाख को व्हाइट कॉलर जॉब मिलनी है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। बाकी 1.35 करोड़ को व्हाइट कॉलर जॉब तो नहीं मिल रही। हाँ, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं मिल रही है, वो तो नहीं मिल रही है, मतलब 90% को, राइट। अब वो 90% बच्चा क्या करे अपने लिए? वो एक छोटा बिजनेस डाले या क्या करे? तो जो मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है कि हम लोग बच्चे को हीट ट्रांसफर सिखा देंगे, हम लोग बच्चे को अकाउंटिंग सिखा देंगे, हम लोग बच्चे को ये सब सिखा देंगे, पर एक अच्छा छोटा बिजनेस कैसे बनाना है वो जानना बहुत वो नहीं सिखा पाते हम। नहीं सर, वो तो अच्छी डिग्री वालों को भी नहीं आता है। बहुत बड़ी बात है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं IIT से ग्रेजुएटेड हूँ जी। अब एक तो IIT वालों को ना अच्छी डिग्री वालों को भ्रम और हो जाता है ना। हम भी उस परिवेश से बड़े होते हैं, एकदम से मध्यवर्गीय परिवार से IIT चले गए, अब ऐसे हो गए। IIT वालों को, IIM वालों को एक तो भ्रम और होता है। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, भ्रम मत पालिए। डिग्री ही आपको सिर्फ सफलता नहीं दिलाएगी, आपसे बिना डिग्री करे हुए आदमी बहुत अच्छा कर सकता है ना, ये मैं मानता हूँ। पर मैं हाँ, जाहिर सी बात है, डिग्री में अच्छे कॉलेज में आप जाते हो तो आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। उसका अपने एक एस्पेक्ट है कि आप अच्छी जगह चले जाओगे तो आपको उसको यूज करना भी आना चाहिए। हाँ, उसको आपको यूज करना जरूर आना चाहिए। तो मतलब बेसिकली जो मेरा आपसे कहना है कि ये जो अच्छी डिग्री वाले बच्चे हैं, इनको कभी कभी भ्रम हो जाता है, ये तोड़ना बहुत आवश्यक। एक तो वो पॉइंट हो गया। अब मुझे जो नजर आता है कि प्रथम मैं बिजनेस बनाना चाहता हूँ पर मुझे पता नहीं मैं शुरुआत कहाँ से करूँ। ये क्वेश्चन सबसे कॉमन क्वेश्चन है मेरे बच्चों से, जो मुझे आता है एटलीस्ट। तो आपने अपना बिजनेस कैसे चालू किया था? मैं उसी पे आ रहा था। हाँ। मैं उसी की बात बोल रहा था कि मैं को IIT था तो मैं एज एजुकेटर चालू हुआ। फिजिक्स में मुझे बहुत नाम मिला। मैं अपनी कहानी थोड़ी बताता हूँ आपको। तो मैं एज ए फिजिक्स टीचर गया तो मेरे को बहुत फेमस मिला। तो पहले 1-2 साल बहुत अच्छे गए। फिर जब आपकी पर्टिकुलर स्किल की वजह से आपको ग्रोथ मिल जाती है, आपको लगता है मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो जाहिर सी बात है मुझे एंटरप्रेन्योर बनना ही था। पर हमारे परिवार में कोई नहीं था, मुझे उसका जीरो ज्ञान था। 2-3 साल तक आई फेल्ड मिजरेबली इनटू इट। अच्छा, आपने ट्राई किया? हाँ, मतलब अभी एंटरप्रेन्योर तो हुई आज की तारीख में भी ना, पर मुझे लगा कि या तो मैं कर ही सकता हूँ, पर ये बिल्कुल अलग बॉल गेम है अपार्ट फ्रॉम योर इंडिविजुअल स्किल। तो मैं बच्चों को ये बोलता हूँ, एक इंडिविजुअल स्किल अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपने देखा होगा, अच्छा डॉक्टर अच्छा हॉस्पिटल चला सके जरूरी नहीं है। मुझे बात समझ में आ गई। अच्छे एजुकेटर के साथ साथ अगर मुझे एजुकेशन के सपनों को पूरा करना है तो मेरे में ये स्किल्स होना बहुत आवश्यक हैं। मैं बहुत छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ। मेरे पास कोई आया, जो एक आदमी आया, एक दिन आया, बोला कि ना नितिन जी, आप शीटें छपवाते हो बहुत सारी, मैं आपके लिए ना एक ट्रक मंगवा देता हूँ, सस्ता पड़ेगा आपको, अभी आप 50,000 रुपये दे दो। मैंने दे दी, वो आज तक वापस नहीं आया। बहुत बहुत बेसिक बातें हैं ऐसी। तो बेसिकली हमें पता ही नहीं था कि कैसे इसको ग्रो करना है।
अच्छी डिग्री वाले के पास अगर एक अच्छी स्किल हो सकती है, पर उस स्किल के साथ एंटरप्रेन्योर अगर आपको बनना है तो बहुत सारी स्किल्स होनी चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान, एचआर, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस। आप मानोगे नहीं, मुझे अपना कोचिंग चालू करने के बाद 5 साल बाद तक मुझे पता नहीं था बैलेंस शीट कैसे देखते हैं। तब तक मैं बहुत नुकसान कर चुका था। तो आपने गलतियां कर करके सीखा है। गलतियां कर करके सीखा। पर मैं कह रहा हूँ ऐसे कोर्सेज होने चाहिए जो उनको करने चाहिए, और ये बच्चों के लेवल पे भी होने चाहिए। बच्चों के लेवल पे भी होने चाहिए ऐसे कोर्सेज की जो 6 से लेकर। पहला स्टेप क्या है? मैं मान लीजिए अभी आईआईटी छोड़ रहा हूँ, मैं कोई एलपीयू छोड़ रहा हूँ, मैं कोई कॉलेज छोड़ रहा हूँ, अभी मैं 34 साल में हूँ और मुझे नहीं करनी जॉब। यार मेरे को जो जॉब मिल रही है वो अच्छी नहीं मिल रही मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, अब मेरे को बिजनेस चालू करना है। मेरा पहला स्टेप क्या है? मतलब शायद ये थोड़ी अजीब सी बात लगी, पहला स्टेप तो जुनून तो है ही। बिना जुनून अज्यूम कर लो वो है, करना है, जुनून Want है। है। अगर आपको जुनून है तो मैं ये कहता हूँ सबसे पहले डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। नहीं पता क्या करना है, वो ही नहीं पता क्या करना है। हाँ, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढिए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना आसान नहीं है आज की दुनिया में। इट्स नॉट दैट इजी। क्या वो प्रॉब्लम स्केलेबल है? क्या वो प्रॉब्लम सिर्फ आपके परिवार की होगी तो 5 ही लोग हैं ना उसके कंज्यूमर्स? आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट, अच्छा एक बात है तो आपको, प्रॉब्लम दुनिया ऐसी जगह पहुंच चुकी है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इट्स नॉट दैट इजी। इट्स नॉट दैट इजी कि हम दुनिया, क्योंकि हर चीज इस बात पे जाके लैंड करती है कि आप क्या प्रोडक्ट बना रहे हो, क्या सर्विसेज दे रहे हो जिससे ह्यूमन लाइफ आसान होगी। अल्टीमेटली लैंड्स ओवर देयर। अल्टीमेटली कन्वीनियंस। कैसे आप कन्वीनियंस दोगे? आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसे ऐसा होगा कि आप रियलिटी में लोगों के लिए कन्वीनियंस पैदा, कन्वीनियंस या पेन किलर या जो भी। हाँ, अब वो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपकी है ये ढूंढना सबसे बड़ी समस्या है। मेरा व्यक्तिगत मानना है ऐसा। जैसे मैं बच्चों को बोलता हूँ कि आपकी असली समस्या ये है कि आपको समस्या ही नहीं पता है। मैं बिजनेस के लिए भी यही बोलता हूँ कि असली समस्या ढूंढिए, सेकंड थॉट दीजिए कि वो स्केलेबल है या नहीं है, फिर रिसोर्सेज ढूंढिए। ये मेरा पहला स्टेप होता अगर मैं कोई भी रियलिटी में। तो स्टार्ट विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मस्ट है और वो स्केलेबल भी होना चाहिए, वरना आप एक लिमिट पे जाके रुक जाओगे। वो भी ठीक है, छोटे बिजनेस भी होते हैं, ठीक है, दैट्स ओके। होते हैं, मतलब चलेगा। एक रेस्टोरेंट है, हाँ। वो एक रेस्टोरेंट अपने 2 माइल रेडियस के जो लोग हैं उन्हीं को, वो भी कर सकता दैट्स है। ओके, दैट्स आल्सो बिजनेस। और मैं कह रहा हूँ कि वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर वो किसी रीजन वाइज सेग्रीगेटेड है तो उसको कैसे आज से ऐसे स्ट्रक्चर करिए कि एक 5 रेस्टोरेंट बना सको। हाँ, रेस्टोरेंट बना सको या उस प्रॉब्लम को और अच्छे से सॉल्व कर सको। जैसे मान लीजिए हम सेंटर्स हैं, मान लीजिए हम सेंटर्स ग्रो करना चाहते हैं, तो हमें आज कोई भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी व्यक्ति है उससे बात बोलता हूँ, क्या इसको हर सेंटर पे स्केल कर सकते हैं? हमारी मान लीजिए 75 बिल्डिंग्स है अक्रॉस द नेशन, क्या इसे हर बिल्डिंग में कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं तो पहले छोड़ दो और ये पहले सॉल्यूशन ढूंढो कि इसको कैसे कर सकते हैं, तब उस पर आगे बात करी जाएगी। तो पहला स्टेप प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढिए। ऐसे मुझे 3-4 आइडियाज दीजिए जो बच्चे अभी देख रहे हैं, वो चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे वो जो हमारी कॉन्वर्सेशन है उसके आधार पे हो, कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आप बताइए जिस पे बच्चों को डबल क्लिक करना चाहिए आज के दिन। मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से शिक्षा में शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो मुझे लगता है, और जो एक यंग बच्चे के लिए डुएबल भी हो, उसके लिए उसको बहुत एक्सपीरियंस की या रिसोर्सेज की ना जरूरत हो, तो ये एक मैं आप पे कंस्ट्रेंट डालूंगा। जो मेरे हिसाब से मैपिंग ऑफ करेक्ट दोस्त ऑनलाइन, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। थोड़ा और बताइए इसको बेसिकली ये मैंने बोला जो हमें पसंद करता है, जो हमें पसंद करता है। जैसे मान लीजिए आज की तारीख में मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देता हूँ कि एजुकेटर्स की मैपिंग तो टीचर से हमने कर दी, आपके आसपास जो बच्चे उनसे भी आपकी मैपिंग हो गई, गुजाब एक क्लासरूम में हो रियलिटी में, पर आपकी मैपिंग आपके लुक अलाइक जो आपको भी साथ दे सकता है और आप भी जिसका साथ दे सकते हो, क्योंकि हम अपने दोस्त से सिर्फ ये नहीं चाहते वो हमें सिखाए, तो एजुकेटर बन जाता है। वो एक्सचेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राइट एक्सचेंज ऑफ नॉलेज किसके साथ हो सकता है, इसकी मैपिंग एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इट्स नॉट दैट इजी। सेकंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ बच्चे भी करें। हमने एक मैट्रिक्स बनाई है हमारे इंटरनल सिस्टम में, जिसमें वाई एक्सिस पे, क्योंकि बच्चे हैं तो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ, वाई एक्सिस पे परफॉर्मेंस है और एक्स एक्सिस पे एफर्ट है। हर बच्चा परफॉर्म करता है, हर बच्चा एफर्ट लगाता है। एफर्ट उसके कितने घंटे वो पढ़ता है, कितनी अटेंडेंसेस है, परफॉर्मेंस वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। इसको 9 मैट्रिक्स में तोड़ दीजिए, लो, मीडियम, हाई है। इसको ध्यान से देखोगे तो 9 मैट्रिक्स हैं। इन 9 में बच्चों को कैसे सेग्रीगेट करा जाए, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके पास हो कि हाई एफर्ट है, हाई परफॉर्मेंस है, हाँ, ये बच्चा है लो एफर्ट है फिर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, हाँ, ये लो परफॉर्मेंस लो। तो अब एक्चुअली क्या, ये 9 में हम कैटेगराइजेशन करना चाह रहे हैं। हम नंबर्स के बेसिस पे तो कर लेते हैं, अभी हमने कैटेगराइजेशन कराई है, हम लगे हुए हैं इस पे, जिसको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि किसी ने करा ही नहीं है। अब समझिए, मैं चाहता हूँ कि अगले 1 साल बाद मैं अपने किसी बच्चे को शायद ही बोल पाऊँ, बहुत कम बच्चे ऐसे निकलते बट होते हैं जो बहुत एफर्ट लगाते हैं पर नहीं आती उनकी परफॉर्मेंस। फिर हमें समझना पड़ेगा कि यार ये इसका कप ऑफ टी नहीं है, कुछ और है। एज ए एजुकेशनिस्ट, एज ए एजुकेटर, ये बोलना किसी को यार तू ये मत कर, बहुत करेज चाहिए।
पर मैं कह रहा हूँ फिर भी शायद 1000 में से 5 बच्चे ऐसे निकलते हैं और उन्हें सही सलाह देना हमारा धर्म है। हो सकता है उस समय उन्हें बुरा लगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत लो एफर्ट लगा रहे हैं, उनको मिरर दिखाना जरूरी है उनको कुछ बच्चे ऐसे लो एफर्ट लगा रहे हैं और परफॉर्मेंस उनकी बहुत, उनको कैसे अपने को लाना है। इन सेग्रीगेशन की जो प्रॉब्लम्स है, इनके अराउंड आपको सॉल्यूशंस बहुत सारे इवॉल्व करने। एक तो पहले डायग्नोस्टिक टूल बनाओ। हाँ, डायग्नोस्टिक टूल बनाओ, करेक्ट, ठीक है जी। सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले डायग्नोस्टिक टूल बने। फिर उनके लिए क्या क्या मेजरमेंट्स लेने। जैसे मान लीजिए आज की तारीख में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बच्चा क्लास आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बोला ड्रॉप हो जाता है, इट्स अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट सर, आपने खुद प्रॉब्लम बोली। हाँ बिल्कुल सर, ये मोटिवेशन, मॉनिटरिंग, इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं और इन सब पैरामीटर पे एक बिजनेस बन सकता है। हाँ, अरे सर बच्चा, आप सोचिए बच्चा ड्रॉप कर जाता है, वो क्लास नहीं आएगा अगर, तो उसकी कैसे परफॉर्मेंस बढ़ेगी? उसको क्लास लाना सिर्फ पेरेंट को मैसेज भेजने से नहीं हो जाएगा, फोन करने से भी नहीं हो जाएगा। जैसा आपने बोला क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। नहीं, वो तो मुझे लगता है यदि आपको किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से प्यार हो जाए, हाँ, तो क्यूरियोसिटी अपने आप आ जाएगी, करेक्ट, और वो जुनून वहां से बनना शुरू होगा, वहां से बनना शुरू हो तो वो तो किसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आप 3-4 दिन यदि लगा लो तो वो प्यार हो ही जाता है, कंफर्म हो जाता है। फिर एक तो चलिए जी हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट ढूंढनी है। दूसरा जो मुझे क्वेश्चन आता है कि यार प्रथम, हमारे पास कैपिटल नहीं है बिजनेस बनाने के लिए, राइट, और हमें पहले वीसी से मिलाइए, हमें पहले किसी इन्वेस्टर से मिलाइए तो ही हम काम चालू करें, अदरवाइज तो हम कैसे करेंगे? ये रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट स्टेप बताइए। अब उनको मैं क्या बोलूं? भाई देखिए, ऐसा है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, सही हूँ, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं आज तक इन्वेस्टर से फंडिंग नहीं ले पाया। ले पाया गलत शायद, मैंने ट्राई नहीं करी ज्यादा, है ना, क्योंकि मेरे मन में बहुत सारा डर बैठा होता है कि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ मैं ऐसी पिच बनाने लगूँ जो इन्वेस्टर्स के लिए हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे जिसमें इन्वेस्टर्स बोर्ड पे आ गए तो वो जो मेन क्रक्स था, जैसे शिक्षा है, मेरा ध्येय तो शिक्षा ही है ना। मैं नहीं बोलता पैसा नहीं चाहिए, पैसा इनेबलर है, उसके बिना कैसे काम चलेगा। अच्छे एजुकेटर चाहिए, रिसर्च चाहिए, सब चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, बट असली लक्ष्य ये है कि भाई शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। पैसा इनेबलर है, वो काम करेगा। अब अगर मान लीजिए इन्वेस्टर आ गया, उसका माइंडसेट आप समझ लीजिए। पहले इन्वेस्टर को 5 साल बाद आपको डबल करके एग्जिट देना है, डबल करके ट्रिपल करके पैसा देना है, ये तो क्लैरिटी है। उसका ध्येय है ये। आप उस ध्येय की वजह से डेविएट हो जाओगे अगर, तो फिर पैसा मत उठाइए। अब पैसा कहाँ से लाएं सर? फिर मैं कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी बिजनेस करें, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ, अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ तो मैं एजुकेटर था, तो मुझे समझ में आया कि बिजनेस बिल्ड करने के लिए पहले मुझे एज एजुकेटर पैसा कमाना पड़ेगा और उसको धीरे धीरे यहाँ पंप। मैं कह रहा हूँ कोई बहुत इफेक्टिव प्लम्बिंग मशीनरी बनाना चाहता है, बहुत बेसिक सी बात बता रहा हूँ आपको, मशीन बनना चाहता है, उसे प्लम्बिंग का एक्सपर्ट तो होना चाहिए। पहले बेसिक हार्डकोर प्लम्बिंग का काम कर करके उस पैसे को इकट्ठा कर करके धीरे धीरे उसमें, मेरा हिसाब से तो ऐसे ही काम होना चाहिए। उससे उसको बहुत अनुभव होगा, क्योंकि बिल्कुल लो लेवल पे, वो ग्राउंड रियलिटी पे जुड़ा होगा। पहले दिन थोड़ा फैक्ट्री डालने की हाँ, जरूरत नहीं, आप फैक्ट्री क्यों डालेंगे? फैक्ट्री पहले काम कर लीजिए फैक्ट्री पे, मेरा आपको अनुभव होगा। मेरे पास बहुत सारे मेरे कजन्स भी आते हैं, मैं बोलता हूँ मैंने जो गलती करी वो वापस मत करिए। मतलब मैं गलती तो नहीं बोलूंगा, मैंने तो पहले एजुकेटर के रूप में ही पढ़ाया। मैं कह रहा हूँ अगर आपको कोई फैक्ट्री डालनी है जो प्लम्बिंग के सेक्टर में है, मैं तो कह रहा हूँ मेडिकल के सेक्टर में, पहले उस मेडिकल फैक्ट्री में जाके 6 महीने काम करिए, फ्री में करिए, फिर ट्रेडिंग कर लो, फिर ट्रेनिंग कर लो, और वो करना बहुत आवश्यक है। ग्राउंड पे आप तभी बात कर पाओगे। तो पैसा, कैपिटल, शायद मन से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार कोई बॉटल नेक नहीं होती, होती तो है, होती है, और ये प्रोसेस थोड़ा टाइम भी ज्यादा लेगा, पर मैं कह रहा हूँ ये स्टेबिलिटी लाएगा, ये स्टेबिलिटी लाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट नहीं आप ऐसा नहीं कि ऐसे गए एक दिन और फिर ऐसे चले गए। मैं कह रहा हूँ आपको जीवन का आनंद भी तब आएगा जब अगर आप ऐसे जाके ऐसे चले गए तो दुख का कारण है। मैं कह रहा हूँ ऐसे 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 करते रहे आराम से जाओ, तो वो आपको सुख भी देगा और स्टेबिलिटी भी देगा। मतलब ये दोनों बातों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल के पीछे सिर्फ मैं नहीं बोल रहा कि फंड नहीं लेनी चाहिए, जैसे बात है, हमें कभी अच्छा इन्वेस्टर मिलेगा तो हम भी लेंगे, और वो हमारी चीज़ों से अलाइंड होना चाहिए। मैं इन्वेस्टर को बोलता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप हमारे साथ अगर कोई आज की तारीख में, क्योंकि हम टॉप 5 ब्रांड्स में आते हैं, कोटा में हम 2nd नंबर पे आते हैं, तो हमारे पास उन टॉप 5 ब्रांड्स में कोई नहीं बचा है जिसने इन्वेस्टमेंट नहीं लिया हो, अब हम ही बचे हैं। तो इन्वेस्टर्स हमें खुद अप्रोच करते हैं, सही बताऊँ मैं आपको, खुद अप्रोच करते हैं। बट मैं उसे ये बोलता हूँ भाई आपकी विचारधारा अगर इस बात से अलाइंड है कि मैं आपको ऐसा सिस्टम बना के बताऊंगा जो बच्चे के चांसेस ऑफ सिलेक्शन इतने गुना बढ़ा देंगे, फिर तो ठीक है, तब तो ठीक है। और आपको इस बात पे बिलीफ है कि अगर हम ये कर देंगे तो अपने आप पैसा भी आ जाएगा, तब तो आप साथ जुड़ते हैं। वरना सिर्फ मैं उस रेस में नहीं जा सकता हूँ कि यार नए कोर्स लॉन्च करो, नई ज्योग्राफी खोलो, हाँ ये खोलो और पता लगे सिर्फ पैसा में, वो मेरे से ड्राइव नहीं हो पाएगा। हो सकता है मैं सही हूँ, गलत हूँ, कहीं ना कहीं बायजूस में यही हुआ आपको लगता है? शायद बायजूस में सर की विचारधारा बहुत अच्छी थी, मतलब काफी बात हुई है मेरी। हाँ, मतलब इसमें कोई एज एजुकेटर इज ब्रिलियंट, बट हाँ शायद धीरे धीरे वो इन्वेस्टर के प्रेशर की वजह से वो बहुत सारी कंपनीज एक्वायर करना चालू हो गई, फिर उसे संभालना कई बार इतना ज़्यादा फैल जाता है कि उसे संभालना इतना आसान नहीं होता, फिर आपकी नेगेटिविटी चालू होती है तो बहुत सारी जगह हो जाती है। बट हाँ मुझे लगता है कि सर वापस अगर बैक टू बेसिक्स आ जाएंगे तो अगेन फिर से बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं। ही हैज दैट एक्यूमेन कि नहीं, उन्हें समझ में आता है कि चाहे ऐसे दिखेगा, दिखता है उनको, तो इट्स अ गुड थिंग। नहीं, ऑन दैट नोट जी, आई नो आपकी और भी मीटिंग्स आज,
But thank you so much आपने इतना time दिया हमें, and I think we had a very deep conversation. Correct. I really It's been enjoyed very it. refreshing. Thank you. Thank you so Pratham much sir. for your Thank time you. today, sir. Thank you.